न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और आपकी बैलेंस डाइट, मील मैनेजमेंट या मील प्लानिंग, ये आपकी फर्स्ट कंटेंट जो यूनिट है उसमें ये कुछ कंटेंट। आप अगर कुछ जानते हो थोड़ा सा फूड के बारे में तो हम फूड को किस तरह से लेते हैं? फूड क्या होता है? जो कुछ भी हम खा रहे वो सब फूड है। फूड क्या करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है हमारी बॉडी। जब हम चलते फिरते अगर नहीं खाएंगे तो चक्कर खा के यहाँ तक हमारे न्यूट्रिशन पानी भी होता है, पानी पीकर भी हमें ऊर्जा ही मिलती है। और 3 से 4 दिन खाना नहीं खाते हैं और पानी अच्छे से पी रहे हैं तो हमारी जो 80% बॉडी है वो पानी से ही बनी है। पानी भी हमें चला सकता है। पानी भी हमें चला सकता है। कब तक चलाएगा पानी भी? लगभग 3 से 4 दिन आराम से। कुछ मिथ है लगभग हमारे आपका फूड क्या है? फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, चाहे वो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, चाहे वो फंगल ओरिजिन के रूप में हो या आपके साथ में उसमें कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब आपके क्या है? न्यूट्रिएंट हैं, जिनको लेने के बाद अगर हमें कोई वो एनर्जी दे रहा है या आपको क्या कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी रख रहा है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। फूड हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। आप अनदर अगर आप डेफिनेशंस अगर आप देखेंगे क्योंकि आपके जो दी हुई है यूनिट उसमें सिर्फ ओनली डेफिनेशंस दे रखी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड सब्सटेंस कंसिस्टिंग एसेंशियल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन द बॉडी of an organism to sustain growth and vital process and to furnish energy. The absorption and utilization of food by the body is fundamental of nutrition and is facilitated by digestion. जो भी कार्बोहाइड्रेट या जो न्यूट्रिएंट है वो हम अगर खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या होंगे? डाइजेस्ट होंगे और एब्जॉर्ब होंगे और डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब के बाद वो क्या करेंगे? आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आपकी बॉडी को चलाने के लिए। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। Foods can be defined as anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilation in the body provide it with essential substances called nutrients and keep it well. It is the basic necessity of life. Food supplies energy, enables growth and repair of tissue and organs. It also protects the body from disease and regulates body function. लास्ट वाली जो आपकी डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन दी गई है। इससे पहले जो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी वो एक फूड के बारे में एक जनरली ये था कि फूड क्या होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखेंगे कि फूड क्या होता है, फूड वो चीज़ है जो लिक्विड में भी हो और सॉलिड में भी हो। ये हम नहीं कह सकते सॉलिड अगर हम खा रहे हैं तो वही सिर्फ फूड है, अगर लिक्विड है तो वो ड्रिंक है, लेकिन ड्रिंक भी आपका क्या होगा? फूड में आएगा और उसका काम क्या है? आपको खाना है, एस्टिमेट करना है, आपको वो डाइजेस्ट निगलना है, आपको डाइजेस्ट करना है और आपकी बॉडी में वो क्या होगा? एसिमिलेट होगा। उसके बाद वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपको जो भी न्यूट्रिएंट है लास्ट में जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा उसका, उससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। ये आपकी डेफिनेशन ऑफ फूड है। इस डेफिनेशन को पूरे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी में एक्सप्लेन ही करना करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आपका जो फूड है वो आपको क्या करता है? न्यूट्रिशनली सपोर्ट करता है। ठीक है, वो किसी ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से ले सकते हैं हम फूड,
एनिमल से ले सकते हैं या आपके फंगल ओरिजिन। फंगल ओरिजिन में इसकी कोई ऐसी फंजाई जिसको हम क्या कहते हैं खाते हैं और उससे क्या कहते हैं हमको एनर्जी मिलती है या हमारी जो बॉडी के काम है या फंक्शन है वो फुलफिल हो रहा है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फूड आते हैं। एनिमल में आप जैसे मीट लेते हो, एग लेते हो, चिकन लेते हो, वो आपके क्या है, एनिमल फूड है। और प्लांट फूड में आपके जैसे सीरियल है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, वो सब आपके क्या है, प्लांट फूड है। और फंगल में जैसे स्पाइरुलिना है, उसकी हम बात करते हैं तो फंजाई है, तो वो भी हम क्या कहते हैं कहीं ना कहीं फूड या प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट या कभी कभी हमें स्पेस फूड जो होते हैं उसमें वो लेते हैं। तो जो फूड आप चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे आपका फंजाई हो, वो अगर हम लेते हैं और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और हमारी ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फूड कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? मशरूम किसमें आता है? मशरूम किसमें आता है? मशरूम आपका प्लांट फूड में आता है। फूड सब्सटेंस जो आपका फूड है जो हम ले रहे हैं उसमें आपके डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब आपके क्या है, न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिएंट जब हम फूड लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूट्रिएंट आपके जाके क्या करते हैं, बॉडी की कुछ चीज़ों में काम करते हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा, अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा या हमें फैट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर चाहिए या इम्यूनिटी हमको करनी है रेगुलेट, तो हमको विटामिन और मिनरल लेने पड़ेंगे। एनर्जी के लिए हम विटामिन एंड मिनरल्स नहीं। तो हर फूड का या हर न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट आपके फंक्शंस हैं और उसी को लेने के बाद हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन द एसिमिलेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड मटेरियल दैट इनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देमसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस। आप जो भी न्यूट्रिशन या फूड हम ले रहे हैं, फूड के थ्रू हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिएंट लिए और न्यूट्रिएंट के थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिला। इट मीन्स कि अगर हम किसी को देखकर ये कह दें कि कहते हैं आप बहुत वीक हो या आप क्या कहते हैं बहुत मोटे हो या आप कहते हैं आप अंडर वेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक न्यूट्रिशन कहते हैं कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। तो वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। और फूड में जो हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसी की वजह से हमको हमारा न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको हमें डिटरमाइन करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। अगर मान लीजिए हमने कोई भी न्यूट्रिएंट कम कर लिया है, ठीक है, या हम ओबेस हो गए, तो हम ओबेसिटी का मतलब है कि हमने कोई ऐसा न्यूट्रिएंट लिया है जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी हुई है या हम मोटे हो गए। तो वो कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे, जैसे कि फैट अगर हमने ज़्यादा ले लिया या हम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में ले रहे हैं तो हमें हो सकता है आगे चल के डायबिटीज़ हो या हमें हो सकता है ओबेसिटी हो। अगर मान लीजिए हमने अपने खाने में जो आपके प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा रिकमेंडेड अमाउंट है वो हमने नहीं लिया, तो हो सकता है हम अंडरवेट हो जाए। तो उसी से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस है क्या हम क्या कहते हैं सही न्यूट्रिशनल स्टेटस में है या नहीं, या हम आइडियल बॉडी वेट पे हैं या नहीं, या हमारा जो भी वेट है या एज है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सही है या नहीं। तो न्यूट्रिशन क्या है कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसमें उसको लेने के बाद जो आपकी बॉडी ग्रो कर रही है और उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट निकल रहा है उससे हम अपना न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं। Nutrition is defined as the science of food, nutrient and other substances they contain and or their action within the body, include ingestion, digestion, absorption, metabolism and excretion. While we summarize the physiological dimensions, nutrition has social, psychological and economic dimensions. आप अगर न्यूट्रिशन की अगर हम ये कहें कि हमारा सिर्फ न्यूट्रिशन है वो क्या कहते हैं, खाना खाने पे, खाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी हमें कितना ले रही है। अगर मान लीजिए दो लोग घर में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सेम खाना खा रहे हैं, सेम फूड खा रहे हैं, लेकिन आपका फूड एक व्यक्ति तो उसी घर में हेल्दी है उसी खाने को लेके, और एक व्यक्ति क्या है थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि खाना तुम्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा सोचने में लगेगी कि खाना तो हम घर में एक जैसा बनाते हैं लेकिन सबका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, चेंज हो रहा है या डिफर है। तो उसका रीज़न कुछ हो सकता है जो हमने खाना खाया हो हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर रही हो सकता है हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो हमारी बॉडी में कि हम हो सकता है कि
जैसे कुछ एलर्जी होती है, कुछ लोग मशरूम खाते हैं, कुछ लोग मशरूम नहीं खाते। हम लोग सबके लिए अगर प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है तो हम सबको मशरूम अलाउ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वो मशरूम डाइजेस्ट ना कर पाए उसकी बॉडी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट के प्रति कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, कितना खाया है हमने, कितना वो डाइजेस्ट कर रही है और कितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, और साथ में एक्सक्रीशन उसका कितना हो रहा है। कभी कभी डायबिटीज़ की जब डिजीज होती है तो उसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जाने लगता है, या आपकी नेफ्राइटिस वगैरह डिजीज होती है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा जाने लगता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, या किडनी में बहुत ज़्यादा एल्बुमिन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। हमने खाया है, हम कह रहे हैं कि हमने रोज़ हम दाल चावल खा रहे हैं, रोज़ हम प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वीक हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपने जो खाया है वो वास्तव में कितना डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये इन चीज़ों पे भी आपका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि आपका डाइजेशन या आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी का क्या है। The taking at use of food and other nourishing material by the body. Nutrition is a three-part process. First, food or drink is consumed. Second, the body breaks down the food or drink into nutrients. And third, the nutrients travel through the bloodstream to different parts of the body where they are used as fuel and for many other purposes. आपने जो भी फूड खाया है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, खाएंगे। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा या उसका डाइजेशन होगा। हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट एज आपकी ग्लूकोज, एज अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स के रूप में क्या करेगी, आपको थ्रू ब्लड की पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करेगी। तो ये सर्कुलेशन हमारा कितना सही है, तीनों चीज़ें या तीनों प्रोसेस अगर हमारे प्रॉपर हो रहे हैं तो हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद जो भी हमारा, हम ओवरवेट नहीं होंगे, हम अंडरवेट नहीं होंगे, और जो हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है न्यूट्रिएंट की। पहले हमने फूड की बात की, फूड में हमारे कुछ न्यूट्रिएंट थे और वही न्यूट्रिएंट हमको न्यूट्रिशन दे रहे थे। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारे न्यूट्रिएंट आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और आपके मिनरल्स। ये आपके जो nutrients are the compound in food that provide us with energy, then facilitate repair and growth and help to carry out different life processes. जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं वो आपको एनर्जी देते हैं और आपकी जो भी लाइफ है उसकी ग्रोथ के लिए उसको क्या कहते हैं, और जो भी हमारी लाइफ के प्रोसेस होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं उनको आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू बॉडी इन सुटेबल अमाउंट। These include carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, water and fiber. We need a wide range of nutrients to keep ourselves healthy. Most foods contain more than one nutrition, such as milk as protein, fat, etc. Protein can be classified as micronutrients and macronutrients on the basis of required quantity to be consumed by us every day. आपके जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, ये सब डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें न्यूट्रिएंट लेने हैं। अगर हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके न्यूट्रिएंट नहीं लिए हैं तो वही न्यूट्रिएंट हमारे एक्सेस में हो जाएंगे या डेफिशिएंट हो जाएंगे, और वही एक्सेस और डेफिशिएंट हमारा क्या करती है, आपके क्या कहते हैं, डिजीज को कॉज करती है। अगर हमें जितना रिकमेंडेड है या हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना रिकमेंडेड होता है आपकी रिकमेंडेशन अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। रिकमेंडेशंस वो है जो हमने एक लेवल पे सबको दिया हुआ है कि आप ये वर्ग का या एक, मान लीजिए प्री एडोलेसेंट है, चलिए प्री एडोलेसेंट का मान लीजिए एक एज ग्रुप है कि 6 to 12 हमारे पास एज ग्रुप है। एज ग्रुप में उसमें हमें क्या कहते हैं, कितनी प्रोटीन लेनी है, कितनी फैट लेनी है, कितना विटामिन लेनी है, ये मैंने रिकमेंड किया। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी पर्सन टू पर्सन, आपका जो भी बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि हो सकता है कि वो उतना हाइट या एज पर ना हो उसकी, जिस एज पे उसका हाइट होना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। तो रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेशंस में ये फर्क है। लोग कहते हैं रिकमेंड की है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें खुद देखनी होगी पर्सन टू पर्सन कि हमें कितना चाहिए।
हमें अगर जो रिकमेंड किया है वो जरूरी नहीं कि जो एक को रिकमेंड किया है वो हम सबको रिकमेंड करें या सबकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन आपकी करेगी, वेरी करेगी। आपके नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है हेल्थ। हेल्थ के बारे में भी शायद मुझे लगता है थोड़े पहले सर बता भी रहे थे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। और आज क्योंकि आप मेंटल डे भी है, क्योंकि हमारी जो भी इंडिया है या मान के चलो अपनी कंट्री में हम बात नहीं करते हैं फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति को हम देखते हैं, देखने के बाद कह देते हैं कि बड़े हेल्दी लग रहे हो, लेकिन कभी हम उसको मेंटली या सोशल बीइंग या सोशल के एस्पेक्ट से नहीं देखते कि वास्तव में वो हेल्दी है या नहीं। तो आपके 1948 में WHO ने बहुत पुरानी एक डेफिनेशन दे रखी थी हेल्थ की कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट रियली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति आपका फिजिकली, मेंटली और सोशल पूरी तरह से सही होगा और उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं होगी तो वो हमारा हेल्दी कहलाएगा। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि आपका ठीक है, हेल्थ अच्छी लग रही है, वेट अच्छा है, आपकी हाइट अच्छी है, लेकिन अगर वहीं मेंटल थोड़ा सा है या उसमें मेंटल इलनेस है तो हम उसको हेल्दी पर्सन में रख लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में हेल्दी पर्सन में नहीं आता और ना ही वो हमारी हेल्थ में आता। वो हमारी नेगेटिव हेल्थ में चला जाता है, पॉजिटिव हेल्थ में नहीं आता। फिर WHO ने फिर वापस से क्लेरिफिकेशन किया कि नहीं, शायद हो सकता है कि कुछ हमारे क्या कहते हैं हेल्थ की डेफिनेशन में कुछ कमी रह रही है या उस कमी को हमें वापस से चेंज करना। 86 में उसने दोबारा राइज की आपकी ए रिसोर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। हेल्थ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एम्फेसाइज सोशल एंड पर्सनल रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटी। कोई जरूरी नहीं है कि हम सही हों, हमारी जो इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और हम कितने अच्छे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आपका वो सोशल हो और चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल हो। अगर हमने तीनों तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लिया तो हम हेल्दी हैं। कि अगर मान लीजिए कोई सर्कमस्टांसेस अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो हो सकता है हम वहाँ पे ना जाएं, हो सकता है कि हम वहाँ की लड़ाई पे हमारे मेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, या कोई भी एक्सीडेंट हम देखने के बाद हमें लगता है कि हम थोड़े से काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हो सकता है आपने उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लिया, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को क्या करता है, थोड़ा सा अपग्रेड करता है। लेकिन अगर आपकी क्या कहते हैं हेल्थ में जरा सा भी, कुछ लोगों को होता है कि ब्लड देख के क्या होता है तुरंत बेहोश हो जाते हैं। काफी लोगों को ऐसी चीजें या ऐसी दिक्कत होती थी, कितने लोग होते हैं जो ब्लड देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। राइट देन खड़े करो अपने हाथ। कितने लोग हैं जो ब्लड को देखते हैं और एकदम से फैंट हो जाते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल या एक दिमाग में होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने ब्लड देखा और उसके बाद बेहोश हो गए। ये आपका क्या है, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को दिखाता है कि आप थोड़ा सा भी खून देखते हैं, कट भी लग जाता है, उसके बाद भी बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या इवन ये काफ़ी लंबे समय तक कुछ लोगों में होती है प्रॉब्लम की, वो उसे देखकर क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप पूरी तरह से क्या कहते हैं मेंटली डर है या किसी चीज़ को लेके क्यों वो कंडीशन ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं आपको, या तो हो सकता है बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, या कलर से कुछ दिक्कत है, या क्या चीज़ें हैं, वो आपकी क्या आती है एक मेंटल लेवल को। कुछ लोगों को जितना भी खून निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी मेंटल हेल्थ या जो हेल्थ की बात हम करते हैं वो हेल्थ क्या कहते हैं, आपका सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं फिजिकली वो रहें, बल्कि आप सोशली, फिजिकली और आप मेंटल, तीनों तरह से इन्वायरमेंट जैसा भी आपको मिले आप उसी के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लें। आपकी 3 तरह की डेफिनेशन आजकल पॉसिबल है। आज के जो भी आपका सिनेरियो चल रहा है, जो भी आपका इस समय देख रहे हो कि हेल्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं कि द फर्स्ट इज द हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इम्पेयरमेंट। हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए उसको कोई डिजीज नहीं है तो हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। द सेकेंड इज दैट हेल्थ इज अ स्टेट दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू एडिक्वेटली कोप विद द ऑल डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ in time also the absence of disease and impairment। जो भी व्यक्ति है कोप, जैसे आपकी लाइफ की डिमांड है आप उससे उतनी ही जल्दी वापस निकल जाएं। आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन, एंजाइटी। हमें ये मालूम ही नहीं है कि एंजाइटी के बाद डिप्रेशन आता है या डिप्रेशन के पहले एंजाइटी आता है या बाद में। हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या हमें एंजाइटी है।
जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाते हो या धीमे धीमे सोचते रहते हो तो वही धीमे धीमे आपका लेवल क्या होता है, डिप्रेशन की तरफ आप जाने लगते हो। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें एंजाइटी है, लेकिन वो एंजाइटी धीमे धीमे आपकी क्या होती है, डिप्रेशन की ओर बढ़ती है। जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जैसे भी कंडीशन है, एवरी डे आप अगर उस लाइफ के साथ या उस सिचुएशन के साथ अपने आप को कोप अप कर रहे हो तो वो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। The third definition states that health is a state of balance, an equilibrium that an individual has established within himself and between himself and his social and physical environment. जो भी आपका सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ आप अपने आप को बैलेंस करके अगर चल रहे हो तो आप हेल्दी हो। ठीक है, हम वीक हैं थोड़ा सा कि हमें वेट कम है हमारा, लेकिन हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई हमसे ये कहे कि इतनी दूर दौड़ लगा लोगे तो क्या आप लगा लोगे? कभी ऐसा हुआ कि आपको चक्कर आ रहा हो या आप थके हुए हो, उसके बाद भी किसी ने कहा हो ये काम कर दीजिए, तो आप कर सकते हो उसको? किसके बल पे कर सकते हैं? मतलब आप थोड़े से मेंटली स्ट्रांग हो और उस काम को आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। तो आप फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो वो आपका एक हेल्दी पर्सन को क्या करता है, दिखाता है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक डेफिनेशन है, लेकिन आप ये सोच के चलिए सिर्फ जो भी आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके प्रॉपर अमाउंट में अगर आपके डाइट में है तो वो आपकी कहलाती है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में आपके न्यूट्रिएंट कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये आपके न्यूट्रिएंट हैं। अगर आपके न्यूट्रिएंट आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डेली उन्हें ले रहे हैं और अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो वो आपकी कहलाती है बैलेंस डाइट। A diet contains the proper proportions of carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral and water necessary to maintain good health. अगर हमने एक भी न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में कम कर दिया या डेफिशिएंट कर दिया, a balanced diet contributes towards maintaining a healthy life. A diet is the inclusion of different necessary nutrients that impact the body's growth and development. A balanced nutrition diet contributes to maintain good health by balancing nutrients. This diet is extremely crucial to getting the right nutrient and determine good health and food. जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं अगर आप प्रॉपर अमाउंट में उसे ले रहे हैं तो वो आपकी बैलेंस डाइट है और ये है आपके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और ये आपकी सारी की सारी ग्रोथ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, गुड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आपका है फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है या हम खाना खाते क्यों हैं। आप फंक्शन ऑफ फूड किसको मानते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं? क्या करता है फूड? आपकी बॉडी को क्या करता है? 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एक आपका होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन और एक आपका होता है सोशल फंक्शन। अब आप बात करोगे कि सोशल फंक्शन क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या है और आपका फिजिकल फंक्शन क्या है। आपका जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो आपके होते हैं 3। एक तो होता है आपका एनर्जी गिविंग, एक आपका होता है बॉडी बिल्डिंग और एक आपका होता है इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन। आपका बॉडी बिल्डिंग के लिए हम जो फूड खाते हैं, एक फूड का या जो न्यूट्रिएंट है जिसको हम बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं, आप अपने यहाँ जहाँ बैठे हो वहीं से बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? चलो सही है। आप एनर्जी गिविंग के लिए कौन सा फूड लगोगे, प्रेफर करोगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और अगर आप प्रोटेक्शन लेना है हमारी बॉडी को, अगर मान लीजिए मेरे पास एनर्जी भी है, मेरे पास बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो मैं कौन सा फूड खाना पसंद करूंगी? कौन सा न्यूट्रिएंट लूंगी? विटामिन या मिनरल। आपका जो एनर्जी बिल्डिंग फूड है वो आपका
कार्बोहाइड्रेट। आपका प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग, और आपका इम्यूनिटी के लिए हम देते हैं विटामिन और मिनरल। आपकी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। आपकी विटामिन और मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती। तो प्रोटीन और विटामिन जो हम खाते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए खाते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, जिसमें हमारे विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो आपके लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है खाने में? कभी कभी होता है कि हम खाना तो खा चुके हैं लेकिन कुछ मन कर रहा है। खाना हमने पूरा खा लिया, पेट हमारा पूरा भर गया, लेकिन अभी मन नहीं भरा। और वो मन भरता है तब जो कि हमें डिजायर होती है, क्योंकि एपिटाइट नहीं है लेकिन क्या है, डिजायर है। हमें जरूरत महसूस हो रही है या हमें बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि जब तक वो नहीं खाएंगे तो हमारा दिमाग क्या करेगा, कहीं ना कहीं उलझता रहेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस चीज को खा लेते हैं। वो हो सकता है चॉकलेट्स भी हो सकता है आपका कुछ स्पेशल खाने का मन हो कि कहते हैं ना भूख नहीं लग रही है लेकिन कुछ खाने का मन, तो वो उस चीज से या उस फूड से आपको क्या है, उस समय आपको उससे प्यार है, उसको लव, आपको लग रहा है कि मुझे डिजायर है इसकी और मुझे खाना, वो आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कहलाता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन कहलाता है। अगर आप उसे नहीं खाओगे तो जो आपने खाना खाया है वो भी आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग क्या लगे रहेगा, अगर ये मिल जाता तो शायद बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं, फूड का फंक्शन है आपका सोशल। फूड एंड ईटिंग हैज सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। फूड इज आल्सो ए सिंबल ऑफ अवर सोशल लाइफ। शेयरिंग फूड विद एनी अदर पर्सन implies social acceptance. When you share a meal with someone, you are expressing your acceptance of friendship and respect for that person. Food is a medium through which we express our happiness. For example, feast are given at specific stage of life, such as birth, birthday, marriage, etc. सोशल, आप किसी के खाने से किसी की व्यक्ति की आप इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके मीलों में अगर जो आपके रेसिपीज हैं वो डली हुई हैं, तो क्या आप उससे उसका फंक्शंस का या उसकी जो आपका लेवल है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम ग्रुप, आपकी जो भी है सोसाइटी, उसमें कई टाइप ऑफ इनकम ग्रुप होते हैं। जब इनकम ग्रुप होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्लान करते हैं या अपने मील को प्लान करते हैं, और उसी को देखकर क्या कहते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कहते हैं वास्तव में इनका स्टेटस क्या है। दूसरी चीज कि हम अपने फूड की वजह से या फूड के कारण या फूड को एक वो बना के हम अपने सोशल रिलेशंस को हेल्दी बना सकते हैं। जब कभी भी हमें किसी को पार्टी देनी होती है तो या कुछ बर्थडे होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सोशल गैदरिंग करते हैं। सोशल गैदरिंग विदाउट फूड नहीं हो सकती। अगर हम ये सोचें कि 4 लोगों को बुला लिया जाए और उससे बात करें और 1 घंटा हम बैठ के बात करें, उसका कहें आप अपने घर जाइए, तो वो जाते हुए बाहर निकलेगा और कहेगा 1 कप चाय भी नहीं पिलाई उसने, या हमें थोड़ा सा स्नैक्स ही दे देता। तो इट मीन्स कि जो आपके रिलेशंस हैं सोसाइटी में, जो आपके आपस में मिलने बनने हैं, वो उसमें क्या कहते हैं, आपका जो फूड है वो क्या करता है, एक फंक्शन या एक कॉजेज है या फैक्टर है कि वो आपके रिलेशंस को अच्छा बनाता है और कभी कभी बिगाड़ भी देता है। और आपकी जो फ्रेंडशिप है वो आपके थोड़ा बहुत चीज पर क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके हैं फूड ग्रुप। जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड ग्रुप में हमने कुछ चीजों में उसको डिवाइड कर दिया है। आपने ICMR का नाम सुना ही होगा। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारे फूड को या आपकी डिफरेंट चीजों को क्या करता है, गवर्न करता है। आपके जो ICMR है उसमें आप पहले उसमें 12 फूड ग्रुप दिए थे, उसके बाद उसमें 5 दिए, 7 दिए, ऐसे करते करते क्या कहते हैं हम लोग अब 5 फूड ग्रुप पे आ गए। 5 फूड ग्रुप का मतलब है कि जो हम चीज ले रहे हैं या हम जो खा रहे हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 5 ग्रुप में कौन कौन से में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने? सीरियल्स, ग्रेन्स में डिवाइड किया हुआ है,
पल्स एंड लेग्यूम्स में डिवाइड किया हुआ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में डिवाइड किया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स को उन्होंने वापस से डिवाइड किया हुआ है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स या रूट वेजिटेबल्स। आपके फैट्स एंड शुगर्स में डिवाइड किया है कि जिसमें फैट और शुगर है। इस तरह से उन्होंने इसको, जो हमारा फूड ग्रुप है, इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। अब इसी फूड ग्रुप को लेकर हम अपनी डाइट को प्लान करते हैं, क्योंकि हमारी जो ये 5 फूड ग्रुप है ये हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। जैसे हमारी डाइट में सीरियल शामिल होना चाहिए, पल्स शामिल होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फैट एंड शुगर होना चाहिए। तो हम जो भी अपना खाना खा रहे हैं पर डे, उनमें ये पांचों के पांचों फूड ग्रुप्स हम क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे। तो ICMR ने 5 फूड ग्रुप दिए हैं, ठीक है। और ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन कहलाता है जो चीज आप मैक्सिमम आपको चाहिए वो मिल जाए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। The term optimum nutrition can be defined as eating the right amount of nutrients on a proper schedule to achieve the best performance and the longest possible lifetime in good health। हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो एक दिन की बात नहीं करते कि आज मैंने खाना बहुत अच्छा खाया और कल मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हम व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको देख के डिसाइड करते हैं कि ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है इसका या नहीं है। Assuming that external negative influence like accidents and infectious disease can be avoided। जो भी व्यक्ति ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा और ना ही उसको कोई डिजीज जल्दी होगी। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रिमेन एज elusive goals because the demand of the body change from minute to minute based on physical activity and because medicine does not have a definite set of comprehensive न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी ह्यूमन जेनेटिक डायमेंशन। आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के घर में सब पतले हैं तो पता चलेगा कि चाहे जितना भी खा लो वो उसी हिसाब से उनकी हाइट और वेट होगा। कुछ लोग मोटे हैं तो पता चलेगा कि वो जेनेटिक फैक्टर है। तो आपके इस पर भी डिपेंड करता है। और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन डे टू डे लाइफ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हो सकता है हमारा जो टाइम था या हमारा जो दिन था वो बहुत हैट्रिक था, हो सकता है हम उस दिन खाना नहीं खा पाए। तो वो आपका ये डिसाइड करेगा कि अगर मान लीजिए यही हैबिट आपका 2 या 3 दिन लगातार बना रहता है या आप स्किप ऑफ मील करते हो, तो जब हम मील को बहुत ज़्यादा स्किप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, डे टू डे आप डिसाइड करोगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है या नहीं, कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको कितना न्यूट्रिशन चाहिए। आपकी कुछ ओवर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है। एक चीज़ आती है या वर्ड आएगा, कहीं हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन आपका 2 तरह का होता है। आपका एक्सेस में भी हो सकता है माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंट में भी हो सकता है। हम अगर ये बात करें कि ओवर न्यूट्रिशन क्या माल न्यूट्रिशन में आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ओवर न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, हाँ या ना? माल न्यूट्रिशन को हम ओवर न्यूट्रिशन, अगर किसी ने कहा कि मुझे ओवर न्यूट्रिशन है या ओवर है, ठीक है, तो क्या वो माल न्यूट्रिशन कहलाएगा? व्यक्ति कहलाएगा। माल न्यूट्रिशन चाहे एक्सेस में आप कार्बो कोई भी न्यूट्रिएंट ले लीजिए, चाहे डेफिशिएंसी, ये दोनों ही आपकी स्थिति में ओवर न्यूट्रिशन हो चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो, दोनों ही न्यूट्रिशन जो होंगे वो माल न्यूट्रिशन में है। कोई भी एक्सेस अमाउंट में अगर हम न्यूट्रिएंट लगातार लेते चले जा रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते चले जा रहे हैं और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो उससे कम है, तो एक समय आएगा तो हमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लेते रहे तो वो भी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है जाके शुगर में, और जब शुगर में डाइजेस्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? आपकी डायबिटीज़ या ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगी।
और अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप लगातार डेफिशिएंट करते चले जा रहे हैं तो वो आपका अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, चाहे वो एक्सेस अमाउंट में हो और चाहे वो आपका, ये आप डेफिनेशन है, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी डेफिनेशन, आपके लैंसेंट कमीशन ने एक डेफिनेशन दी थी माल न्यूट्रिशन की कि ऑल इट्स फॉर्म इंक्लूडिंग ओबेसिटी, अंडर न्यूट्रिशन एंड अदर डाइटरी रिस्क। अगर तीनों चीजें उसमें हैं तो वो व्यक्ति माल न्यूट्रिशन है। अगर कोई भी उसको रिस्क है या कोई भी ओबेसिटी है या कोई भी आपको उसको डिजीज हुई है तो वो सारी की सारी कितने जाएगी, माल न्यूट्रिशन में। तो माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी आता है और अंडर न्यूट्रिशन भी आता है। बस ये आपका लास्ट है। आपकी एक पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी। अगर इसमें लगता है कुछ डाउट्स है, वैसे डाउट्स इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आपके क्या कहते हैं सिर्फ डेफिनेशन थी, कितने ज़्यादा डाउट्स होने नहीं चाहिए। अगर है किसी के तो कोई पूछना चाहे तो अभी यही डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पे चले जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पूछना, कुछ